आर्टिकल 14 कहता है कि स्टेट भारत के पूरे क्षेत्र में किसी भी पर्सन को कानून की समक्ष समता यानी कि इक्वालिटी बिफोर लॉ और कानूनों के समान संरक्षण यानी कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज से वंचित नहीं करेगा। इसका मतलब है कि भारत में हर व्यक्ति, चाहे वो इंडियन सिटीजन हो या फॉरेनर हो, कानून की नज़र में समान है। संविधान में पर्सन शब्द सिर्फ इंसान तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें लीगल पर्सन जैसे स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस, कंपनीज, रजिस्टर्ड सोसाइटीज आदि भी शामिल हैं। उदाहरण के लिए अगर कोई कंपनी कानून तोड़ती है तो उसे भी कोर्ट में उसी तरह जवाब देना पड़ता है जैसे किसी व्यक्ति को। अब इस कॉन्सेप्ट की उत्पत्ति कैसे हुई, यानी कि इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो पहले समझते हैं इक्वालिटी बिफोर लॉ। तो इसका विचार ब्रिटिश ओरिजिन का है। ये ब्रिटिश संविधान के मूल सिद्धांत रूल ऑफ लॉ से निकला है, जिसे एवी डाइसी ने दिया था। वहीं पर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज की जो कॉन्सेप्ट है वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, जो यह सुनिश्चित करता है कि कानून का एक समान लाभ सभी को मिले। पहली अवधारणा जो है यानी कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, इसका अगर मतलब समझें तो इसका अर्थ है कि किसी भी व्यक्ति को विशेष प्रिविलेज नहीं मिलेगा, सब पर एक ही कानून लागू होगा। इस विचार के तीन मुख्य पहलू हैं। पहला है एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस, यानी कि विशेष विशेषाधिकारों का अभाव। किसी भी व्यक्ति को केवल उसके पद, स्थिति या पैसे के कारण कोई अतिरिक्त सुविधा नहीं दी जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई मंत्री भ्रष्टाचार करता है तो उस पर वही कानून लागू होगा जो किसी आम नागरिक पर लागू होता है। दूसरा है इक्वल सब्जेक्शन टू ऑर्डिनरी लॉ, यानी कि सभी की कानून के प्रति समान अधीनता। कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। उदाहरण के लिए 1979 में इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत में कानून सब पर समान रूप से लागू होता है, चाहे वो प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो। इसलिए इमरजेंसी के दौरान जब प्रधानमंत्री के खिलाफ चुनाव याचिका आई तो कोर्ट ने साफ कहा, इवन द हाईएस्ट अथॉरिटी इज नॉट अबव द लॉ। तीसरा है नो वन इज अबव द लॉ, यानी कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। यह सबसे बुनियादी डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल है। उदाहरण के लिए केशवानंद भारती केस जो 1973 में आया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रूल ऑफ लॉ संविधान की बेसिक फीचर है, यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर है, इसलिए कोई भी सरकार इसे खत्म नहीं कर सकती है। दूसरा कॉन्सेप्ट है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, यानी कि विधियों का समान संरक्षण। इसका मतलब है कि कानून का लाभ और सुरक्षा सभी को समान रूप से मिले, लेकिन अगर कुछ लोगों की स्थिति अलग है तो उन्हें विशेष सहायता यानी कि स्पेशल प्रोटेक्शन भी दी जा सकती है। इस कॉन्सेप्ट के तीन भाग हैं। पहला, इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टांसेस, यानी कि समान परिस्थितियों में समान व्यवहार होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर दो लोग एक जैसे अपराध करते हैं तो दोनों पर समान सजा होनी चाहिए, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो। दूसरा, सिमिलर एप्लीकेशन ऑफ सेम लॉज टू सिमिलरली सिचुएटेड पर्संस। इसका मतलब है जो लोग समान स्थिति में हैं उन पर एक जैसा कानून लागू होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इनकम टैक्स कानून सभी टैक्स पेयर पर समान रूप से लागू होता है, लेकिन जिनकी इनकम अलग है उन पर अलग टैक्स रेट लागू होता है। यह भी रीजनेबल क्लासिफिकेशन के अंतर्गत आता है। तीसरा, लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक, यानी कि जो लोग समान स्थिति में हैं उन्हें समान व्यवहार मिलना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एयर इंडिया वर्सेस नेग्रेस मिर्जा केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महिला और पुरुष कर्मचारियों को कार्य में समान अवसर मिलने चाहिए और महिला एयर होस्टेस के खिलाफ असमान रिटायरमेंट पॉलिसी को असंवैधानिक यानी कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहराया। फिर पॉजिटिव और नेगेटिव कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझ लेते हैं। यानी कि इक्वालिटी बिफोर लॉ एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है क्योंकि ये कहता है कि किसी को विशेष अधिकार नहीं मिलेगा, जबकि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है क्योंकि ये कहता है कि हर व्यक्ति को समान अवसर की सुरक्षा दी जाएगी। दोनों का उद्देश्य एक ही है, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड जस्टिस स्थापित करना, जैसा कि संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट के जो जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस हैं उनको देख लेते हैं। तो ईपी रोयप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 1974 में सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इक्वालिटी इज एंटीथेटिक टू द आर्बिट्रेरीनेस, यानी कि जहां मनमानी होगी वहां पर समानता नहीं होगी। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 14 का मतलब केवल समान कानून नहीं है, बल्कि यह भी है कि स्टेट किसी के साथ आर्बिट्ररी व्यवहार नहीं कर सकता है। अगर सरकार कोई ऐसा कानून बनाती है जो किसी वर्ग को बिना कारण नुकसान पहुंचाता है तो वो आर्टिकल 14 का वायलेशन होगा। रीजनेबल क्लासिफिकेशन को समझ लेते हैं। आर्टिकल 14 क्लास लेजिस्लेशन यानी कि भेदभावपूर्ण कानून को मना करता है, लेकिन रीजनेबल क्लासिफिकेशन यानी युक्ति संगत वर्गीकरण को अनुमति देता है। मतलब यह है कि अगर दो वर्गों के बीच रियल डिफरेंस यानी कि वास्तविक अंतर है तो उनके साथ
अलग व्यवहार किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, महिलाओं को मैटरनिटी लीव देना, गरीब छात्रों के लिए स्कॉलरशिप देना, SC ST वर्गों के लिए रिजर्वेशन देना, ये सभी रीजनेबल क्लासिफिकेशन माने जाते हैं क्योंकि इनका उद्देश्य सोशल जस्टिस है। स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस अनवर अली सरकार 1952 में केस आया था सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी क्लासिफिकेशन तभी वैलिड माना जाएगा जब, फिर दो चीजें बताई थी सुप्रीम कोर्ट ने, जब वो इंटेलिजिबल डिफरेंसिया पर आधारित हो और दूसरा उसका रेशनल नेक्सस यानी कि तार्किक संबंध उस कानून के उद्देश्य से जुड़ा हो। दूसरा, आर्बिट्रेरीनेस का अभाव। मनेका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 14 स्ट्राइक्स एट आर्बिट्रेरीनेस इन स्टेट एक्शन, यानी राज्य की कोई भी कार्रवाई मनमानी नहीं होगी। इस केस के बाद आर्टिकल 14 को आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 से जोड़कर देखा जाने लगा और कहा गया कि समानता, स्वतंत्रता और जीवन का अधिकार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लास्ट में यही बोल सकते हैं कि आर्टिकल 14 सिर्फ एक कानूनी धारा नहीं है बल्कि इंडियन डेमोक्रेसी का बैकबोन है। यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर ना हो और कोई भी व्यक्ति कानून की सुरक्षा से वंचित ना हो। इसका उद्देश्य इक्वल जस्टिस अंडर इक्वल लॉ देना है, जो भारतीय न्याय प्रणाली की आत्मा है।